हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और जैसा कि पता है कि 2-3 दिन जो है आप लोगों के लिए अपडेट जो भी था मैंने बताया, और यहाँ पे फिर से रिवीजन की तरफ है। यह आपका तीसरा वीडियो है बिहेवियर साइंस के रिवीजन का, क्योंकि इस सप्ताह में हम बायो साइंस यानी एक दिन ही रिवीजन बायो साइंस के डाल के उसके बाद ब्रेक कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में फिर हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। बायो साइंस के बाद हमारा बिहेवियर साइंस होता है, तो वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं। दो बहुत अच्छा प्रश्न है बिहेवियर साइंस के, एक आपका साइकोलॉजी से लिए हैं और एक आपका जो है सोशियोलॉजी से लिए हैं। तो चलिए दोनों प्रश्न को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। यह रिवीजन है तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। जो स्टेट में एग्ज़ाम होने वाला है आगामी कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है साइकोलॉजी से है, ये बिहेवियर साइंस के साइकोलॉजी से है। साइकोलॉजी से कहता है कि मेमोरी को डिफाइन करे, यानी मेमोरी मतलब होता है स्मृति। मेमोरी मतलब होता है स्मृति, मतलब मेमोरी जो चीज़ें हम दिमाग में किसी भी चीज़ से सीखते हैं, अनुभव करते हैं या अभ्यास करने से जो हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर होता है, वही एक प्रकार के मेमोरी होता है। समझ गए? स्टोरेज कहिए। मेमोरी क्या होता है सबसे पहले समझिए। मेमोरी स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है, यह एक हमारे मन में होने वाला प्रक्रिया है। अब मेमोरी मन में ही होता है ना, मानसिक तौर पे ही यह प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए इसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें कोई व्यक्ति है वह अपने अनुभव किए गए उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है कि जो आपके सामने हो, उसके अनुभव के द्वारा या सीखने के द्वारा जो भी अनुभव को हम मस्तिष्क में संग्रह करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे हम रिकॉल करते हैं, इस अनुभव को या सीखे हुए चीज़ों को पुनः स्मरण करते हैं, अपने चेतन मन में यादगार करने के लिए लाते हैं, तो ही हमारा मेमोरी होता है। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अब मेमोरी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे रिपीट कर रहे हैं, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं मेमोरी क्वेश्चन को, और इसको हम सीख कर अनुभव करके हम अपने मन के जो हमारा स्टोरेज है वहाँ पे हम रखे हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम में जब जाएंगे, जब आवश्यकता पड़ेगा, क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा तो आवश्यकता पड़ने पर हम इस क्वेश्चन को पुनः मन में रिकॉल करेंगे, यानी बुलाएंगे। और बुलाएंगे कहाँ पे? तो चेतन मन में लाते हैं। चेतन मन में जरूरी पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हम अपने कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं और वहाँ से हम फिर लिखना शुरू कर देते हैं आंसर को। तो यही एक प्रकार का हमारा मेमोरी होता है। समझ गए? जैसे छात्र द्वारा किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना। अब मानिए आपके एग्जाम की तैयारी किए हैं और आपके माइंड में आपके क्वेश्चन तो याद किए हैं, बट आप उसे एग्जाम में पूछ दिया है, लेकिन आप उसको वापस ला रहे हैं माइंड में, आंसर को माइंड में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि वह आपके स्टोरेज में, आपके मेमोरी में नहीं है, याद नहीं है। तो यही जो है हमारा मेमोरी होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, तो ये अर्थ समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, परिभाषा है आइजेनिक के अनुसार। आइजेनिक के अनुसार स्मृति मेमोरी व्यक्ति का एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, जिसके द्वारा वह पहले सीखी हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करता है। ठीक है। फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजना के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। पुनरुत्पादित का मतलब है कि पुनः जो है उसे उत्पादित करता है जरूरी पड़ने पर। समझ गए? तो आइजेनिक ने कहा कि स्मृति एक व्यक्ति का ऐसा योग्यता है जिसके द्वारा वह सीखे हुई प्रक्रिया के द्वारा कोई भी सूचना है उसको कलेक्ट करता है अपने माइंड में। ठीक है। और जरूरी पड़ने पर उस सूचना को जो है पुनः जो है उत्पादित करता है, मीन्स बुलाता है अपने माइंड के क्षेत्र से। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम किसी का मोबाइल नंबर याद किए हैं और अचानक से हम कहीं गए, हमसे पूछ दिया कि फलाना के मोबाइल नंबर बताइए, तो हम खटाक से उसे मोबाइल नंबर को ध्यान में करेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा और बता देंगे। तो मतलब क्या, जो चीज़ें आपके माइंड में पहले से स्टोर है तो आप उसे रिकॉल करेंगे तो वापस आ जाएगा, आपके ध्यान में आ जाएगा। जो चीज़ें आपके माइंड में स्टोरेज नहीं है, मेमोरी में नहीं है, मतलब आप जो है उसे नहीं याद रख पाए हैं या भूल चुके हैं, तो यही हमारा मेमोरी होता है। मेमोरी समझ गए? चलिए, स्मृति को विधिवत तरीके से समझने के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। अगर आप मेमोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मेमोरी के जो स्टेजेज होता है उस स्टेजेज को ध्यान में रखना है। इस मेमोरी को समझने के लिए 4 स्टेजेज जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला है लर्निंग, पहला क्या है? लर्निंग है। दूसरा क्या है? रिटेंशन है, प्रतिधारण, रिकॉल है और पहचान है। जैसे मानिए हम पढ़ाई किए, ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है, पहले क्या करता है? सीखता है चीज़ों को। जैसे 2+2 कितना होता है? 4। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि 2+2 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 2 गुना करेंगे तो 4 होगा। लेकिन यह सीखना 2+2 4 होता है, यह हम सीख चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम सीख लिए वह माइंड में हमेशा के लिए रहता ही है, डिलीट भी हो जाता है। तो सीख लिए,
अब सीखने के लिए हम इसे रिटेंशन करते हैं, प्रतिधारण करते हैं, माइंड में इसे रिटेन कर लेते हैं, प्रतिधारित कर लेते हैं माइंड में। मतलब 2+2 का 4 जो है होता है, यह माइंड में हमें रिटेन कर जाता है, रिटेंशन प्रति एक धारणा बन जाता है कि हाँ 2+2 4 होता है। और जब सीखने के बाद हमारे माइंड में प्रतिधारण हो जाए तो फिर जब भी हम रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे कि हाँ 2+2 4, 2 गुना 2 4 होता है, तो रिकॉल करने पर वापस आ जाएगा, समझ गए। और लास्ट में इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ 2+2 4 ही तो होता है, 6 नहीं होता है, समझ गए। तो ये 4 चीज़ें हैं, पहले सीखा जाता है, सीखने के बाद वह माइंड में रिटेंशन हो जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़े आप रिकॉल करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे, तो याद की गई चीज़ों को दोबारा से आप अपने माइंड में लाते हैं, तो वह रिकॉल होता है। और रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान गए माइंड में हम आ गए, बुलाएं कि 2+2 4 होता है, तो 2+2 4 होता है, यह जो है पहचान रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रोसेस है, याद रखिएगा, ओके। जैसे देख लीजिए, सीखना एक अधिगम स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है, समझ गए, जिसमें कोई व्यक्ति अनुभव से, पढ़ाई लिखाई से कोई चीज़ें को जो है सीखता है, ठीक है, और सीखता है। और सीखने से व्यक्ति जो है अपने अंदर बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रक्रिया है प्रतिधारण, रिटेंशन। रिटेंशन के मतलब है कि यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है, जब स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता छाप मस्तिष्क पर पड़ती है। मतलब 2+2 4 होता है, यह हमारे छाप जो है माइंड में बन जाता है, और जो तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेता है कि हाँ 2+2 4 होता है, इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। प्रतिधारण के मतलब कि एक इमेज बन जाना कि हाँ 2+2 4 होता है। जैसे हम बड़े बड़े प्रश्न को याद करते हैं, तो वह प्रश्न आप तो पढ़ लिए, ठीक है, आज पढ़ लिए, कल भूल जाते हैं, परसों भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो आपके माइंड में उस क्वेश्चन का जो रिटेंशन है, जो प्रतिधारण है, वह स्पष्ट नहीं है, नहीं बना है, रिटेंशन कमजोर है। आप पढ़ तो लिए हैं लेकिन 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ लिए तो उससे जरूरी है कि रिटेंशन बनाए, यानी उसे जो है प्रतिधारित करके माइंड में एक इमेज बन जाएगा वह प्रश्न का, वह उत्तर का, तो जाके आप रिकॉल करेंगे तीसरा स्टेप में, तो वह कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, याद हो जाएगा, और धड़ाधड़ आप जवाब दे देंगे। तो दूसरा होता है प्रतिधारण, यानी इमेज बनना, जो भी चीज़ को हम क्या किए हैं, सीखे हैं, ठीक है। तो यह दूसरा। तीसरा है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि पहले जो हम सीखे हैं, जो हमें प्रतिधारण माइंड में बन चुका है, बैठ चुका है किसी चीज़ के लिए, और अगर उस चीज़ को हम रिकॉल करते हैं, पुनः बुलाते हैं, और वह माइंड के आ जाता है मस्तिष्क में दोबारा से, तो वह रिकॉल होता है। और तभी जो है हम पढ़ते कभी और है और एग्ज़ाम कभी और देते हैं, फिर भी हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो रिकॉल करने पर ही वो चीज़ें वापस से हमारे माइंड में आता है, ठीक है। चौथा है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है यह स्मृति की अंतिम प्रक्रिया है। पहचान एवं पुनः स्मरण आपस में एक दूसरे से संबंधित है। यदि स्मरण की गई विषय वस्तु वही है जिसका स्मरण किया जाता है, तो उसे पहचान कहते हैं। मतलब जैसे हमें पता करना है कि 2+2 4 ही होता है, तो यह पहचान जो है कन्फर्म करेगा कि हाँ 4 ही होता है, समझ गए। 6 भी हो सकता है, माइंड हमारा प्रोसेस में है, तो 2+2 6 भी तो कर सकता है ना, लेकिन पहचान से स्पष्ट होता है कि हाँ 2+2 4 ही होता है, जो कि एक लास्ट वाला प्रोसेस है। तो यह जो है आपके, इसीलिए पहचान और प्रतिधारण पुनः स्मरण एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये 4 प्रक्रिया आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है स्मृति के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, यानी मेमोरी के जितने भी टाइप्स है उस टाइप्स को बताना है। तो चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, जो मेमोरी है वह अवधि के आधार पर, समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में समय के आधार पर मेमोरी को बांटा गया है। पहला मेमोरी है इमीडिएट मेमोरी, मतलब तत्काल वाला मेमोरी। अल्पकालिक स्मृति मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दीर्घकालीन स्मृति यानी लॉन्ग टर्म का मेमोरी। तत्कालिक इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे, इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे मान गए कोई मोबाइल नंबर बोला, ठीक है, और वह मोबाइल नंबर हम याद किए और याद करके लिख लिए, ठीक है, लिख लिए और फिर भूल गए, तो वह इमीडिएट मेमोरी होगा। इमीडिएट मेमोरी में जब काम करेंगे तभी तक वह हमारे माइंड में है, उसके बाद हम भूल गए तो वह इमीडिएट मेमोरी में आएगा, समझ गए। अल्पकालिक मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे अभी तो हम मेमोरी में मोबाइल नंबर याद करके रख लिए, ठीक है, लेकिन 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद कहीं दूसरे जगह पर गए तो अचानक से भूल गए, तो वह क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। मतलब कुछ समय के लिए आपके माइंड में था, बट जैसे ही आप इधर उधर कुछ काम करने लगे वह माइंड से ख़त्म हो गया, तो वह शॉर्ट टर्म के मेमोरी होता है, समझ गए। लॉन्ग टर्म के मेमोरी कहने का मतलब है कि जैसे यह दिन भर
सप्ताह भर, महीने भर, सालों भर आपके माइंड में स्टोर रहता है। तो यह दीर्घ अवधि का दीर्घकालीन स्मृति होता है। ठीक है, तो ये 3 स्मृति है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए देख लीजिए। तत्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी, ऐसी स्मृति, ऐसी मेमोरी जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय अवबोधन यानी परसेप्शन के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करती है, तत्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाती है। ठीक है, तत्कालिक कहने का मतलब है कि जैसे कोई विषय है, कोई वस्तु है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, समझ गए, समझने का प्रयास करते हैं, और समझने के तुरंत बाद हमें ज्ञान आ जाता है कि हाँ फलानवा चीज़ है, हम फलानवा चीज़ को वहाँ पे देखे थे, तो तत्कालिक होता है, और फिर दूसरे काम में लगते हैं तो यह ख़त्म हो जाता है। तो यह इमीडिएट मेमोरी होता है, मतलब यह चलता फिरता होता है, समझ गए। इसका अवरोधन समय बहुत कम होता है। इमीडिएट का मतलब यह है कि इसका समय बहुत कम होता है, ये इधर से उधर हुआ कि भूल गए, समझ गए। सेकेंड या इससे भी कम होता है। स्मृति में किसी भी वस्तु को थोड़ी ही देर के लिए रखा जाता है। स्मृति इस प्रकार के इमीडिएट में बहुत कम समय के लिए जो है हम अपने माइंड में चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई मोबाइल नंबर बोला कि हाँ मोबाइल नंबर लिखिए, समझ गए, 986553 ऐसे करके बोला और आप लिखते गए, बस लिख लिए, उस समय तक जो बोला आप लिखें और बस उसके बाद ध्यान खत्म। तो ये इमीडिएट मेमोरी होता है, समझ गए। और जो शॉर्ट टर्म का मेमोरी है, इसमें कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी मेमोरी में कोई भी सूचना रखते हैं, चाहे मोबाइल नंबर हो या कुछ भी हो, वह सूचना मात्र 15 से 30 सेकेंड तक ही रहेगा, और फिर आप इधर उधर 15 से 20-30 सेकेंड के बाद होइएगा तो वह मेमोरी से अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वह जो है शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए जो है टर्म को मेमोरी कहते हैं। यह कम मात्रा की जानकारी को माइंड में संग्रहित करके रखता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आता है तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति का मतलब है कि यह स्मृति का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी भी सूचनाओं को लंबे समय तक स्टोर करने का जो है क्षमता रखता है। इसमें दिन, महीने, साल या पूरे जीवन भर भी जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाएं सम्मिलित रहता है। जैसे देखते हो ये कोई बचपन की याद भी जो है आपके बुढ़ापे तक रहता है, तो वह शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही देन है, जो आपके बच्चे का बात जो है आपके जीवन के अंत में भी याद है। तो यही जो है आपके लॉन्ग टर्म के मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म के मेमोरी दिन भर, महीनों का, सालों का बातें को माइंड में स्टोर करके रखता है। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे कि भाई मेमोरी का कौन कौन से ऐसे कारक है जो मेमोरी को प्रभावित करेगा, यानी फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ मेमोरी। देखिए इस प्रकार से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार वाला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या बनेंगे देख लीजिए। एक तो पूछेगा कि मेमोरी को प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। प्रभावित करने वाला कारक का मतलब होता है कि जो मेमोरी को डैमेज करे, मेमोरी को जो है गड़बड़ करेगा, तो वह प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुधार करने वाला पूछेगा कि मेमोरी को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, तो बस इसमें पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे तो बेहतर बनेगा, समझ गए। क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रभावित करने वाला पूछेगा तो वही फैक्टर जो फैक्टर सुधार करने वाला में होगा, दोनों में सेम फैक्टर होगा, लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा। जो प्रभावित होगा वह डैमेज करेगा, मेमोरी को लॉस करेगा, प्रभावित करेगा मेमोरी को आगे बढ़ने से। ठीक है, तो वह निगेटिव तरीके से लिखेंगे, सेम होगा, पॉइंट सेम होगा। लेकिन अगर पूछेगा सुधार करने में, तो इसको हम पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे कि हाँ ये ऐसे करके ऐसे सुधार कर सकता है। समझ गए ना चीज़ों को। चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्मृति की प्रक्रिया को कई स्थितियाँ प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक है। देखिए मेमोरी को आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें प्रभावित करता है, समझ गए, या प्रभावित कर सकता है या सुधार भी सकता है, समझ गए। कंडीशन है कि कब जो है सुधारेगा, कब जो है गड़बड़ करेगा, यह डिपेंड करेगा उसी एक पॉइंट के अलग अलग भाव में, समझ रहे हैं। कुछ सकारात्मक दशाएं जो स्मृति को बढ़ाती है, कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मेमोरी को बढ़ा भी सकता है, मेमोरी को घटा भी सकता है, समझ गए। चलिए घटाएगा तो प्रभावित करना हुआ, बढ़ाएगा तो सुधार करना हुआ, समझ रहे हैं ना। पहला पॉइंट है स्मृति सामग्री का स्वरूप, मतलब जो मेमोरी है, हम उस मेमोरी में जो सामग्री है वह कैसा है, सामग्री का रूप कैसा है जो हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसका स्वरूप भी प्रभावित करेगा स्टोर करने में। कैसे? स्मृति सामग्री की निम्न विशेषता जो स्मृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जैसे क्लियरिटी ऑफ मटेरियल। अब मानिए आपके कोई चीज़ आप मटेरियल है,
और कोई लिखा हुआ है आप उसको याद कर रहे हैं। अगर मटेरियल बहुत सुंदर है, साफ़ है, आसान भाषा में लिखा है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से याद कर लेते हैं और वो ज़्यादा दिन तक रहता भी है। लेकिन कठिन चीज़ें आपको दे दिया जाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सामग्री की स्पष्टता अगर बढ़िया है, क्लियरिटी है, तो वह चीज़ें लंबे समय तक मेमोरी में बना रहेगा और यह सुधार करने में बेहतर भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर इसी सामग्री में स्पष्टता नहीं होगी तो यह मेमोरी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो दोनों तरीका से समझ गए। चलिए अब आगे है, यहाँ पे ये सब छोड़िए चीज़ों को, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब चीज़ को छोड़िए। दूसरा है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मेमोरी को, अब मानिए बार बार किसी चीज़ को हम अभ्यास कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बार बार अभ्यास करने से चीज़ें प्रैक्टिस में आता है और अभ्यास करने से मेमोरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है और मेमोरी सुधार होगा। समझ गए। और अगर अभ्यास आप छोड़ दीजिएगा, अभ्यास नहीं करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कहिएगा हमें एग्जाम तक याद रहे, तो नहीं याद होता है। तो ऐसे में अभ्यास बार बार करने से मेमोरी बेहतर होगा और अगर अभ्यास जितना कम करेंगे उतना ही मेमोरी जो है आपका प्रभावित होगा, मेमोरी उतना ज़्यादा जो है चीज़ों को नहीं ले पाएगा अंदर। तो ये अभ्यास हो गया जो प्रभावित भी करेगा, सुधारेगा भी। समझ गए। तीसरा है याद करने की विधियाँ, मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। स्मृति को सीखने की विधियों को भी प्रभावित करता है। अब आप सीख कैसे रहे हैं, ठीक है। अब होता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग तरीके से अच्छे से समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ले लेते हैं, सीखने का उनका विधि जो है बिल्कुल अलग है। तो विधि जो है सीखने का, वह भी व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित भी करता है और बेहतर भी बनाता है। बेहतर कब बनाएगा, जब जो विधि सीखने की है आसान होगी। जब कठिन कब बनाएगा, प्रभावित कब करेगा, जब सीखने की विधि बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ होगा। समझ गए ना। चौथा है अटेंशन, ध्यान। अब कोई भी चीज़ को आप सीखने का, माइंड में स्टोर करने का प्रयास करते हैं तो आपका ध्यान जो है विषय वस्तु पर कितना ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। अब किसी भी चीज़ को देखते हुइएगा कि एक बार आपके किसी सुंदर सी व्यक्ति पर नज़र चले जाए तो आपके माइंड में एक छवि बन जाता है, बार बार आप उस पर देखते रहते हैं और आपके माइंड में वो बैठ जाता है। घर आने के बाद भी आप उसके बारे में सोचने लगते हैं कि कितना अच्छा था यार, ये था वो था, है ना, होता है ना। तो ध्यान जो है व्यक्ति को बेहतर तरीके से याद करने क्षमता में बढ़ोतरी भी करता है और ध्यान अगर जितना कमज़ोर होगा, भटकाव होगा ध्यान में, उतना ही मेमोरी भी प्रभावित होगा। तो ध्यान, अटेंशन भी प्रभावित करता है। आगे है पांचवा है उद्देश्य। उद्देश्य कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को अगर उद्देश्य के साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो वो चीज़ें एक उद्देश्य के साथ हमारे माइंड में अपना रिटेंशन, प्रतिधारणा बना लेता है जो लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन अगर आपके किसी काम में, पढ़ाई लिखाई कुछ भी में अगर उद्देश्य नहीं हो तो फिर आप याद करेंगे तो वह ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता है। मीन्स आपकी मेमोरी को उद्देश्य भी कहीं ना कहीं बढ़ाता भी है मेमोरी को और घटाता भी है, ठीक है। छठा है मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस। मेंटल एनालिसिस कहने का मतलब है यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करने से उसे याद किया जाए तो स्मृति जो है दीर्घ अवधि होती है। अब ये वाला पॉइंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता है, पढ़ लेते हैं लेकिन जो है ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वही चीज़ें हैं मेंटल एनालिसिस। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए और 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मेंटल एनालिसिस नहीं करते हो। मेंटल एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आप अपने माइंड में चीज़ों को कितना ज़्यादा जो है पढ़ाई के बाद भी एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कहीं भी बैठे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जो भी टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी टॉपिक के माइंड में एनालिसिस कीजिए कि हम जितना इस टॉपिक के बारे में पढ़े हैं उतना याद है या नहीं है, उतना पॉइंट दिमाग में है या नहीं है। तो अगर आपके माइंड में एनालिसिस में अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं तो आप उसको फिर से देखिए कि कहाँ पर आप गड़बड़ा रहे हैं और ऐसे करने से जो है आपके माइंड में यह लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। चाहे बाथरूम में बैठिए, चाहे खाना बनाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, माइंड में एनालिसिस कीजिए। जो चीज़ें आपको हार्ड लगे, एनालिसिस करने से वो माइंड में आपको आएगा और जो नहीं याद है वो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो फिर से आप बुक देख लीजिए कि हाँ कहाँ पे हम गड़बड़ा रहे हैं, तो इससे आपके मेमोरी बढ़ेगा लंबे समय तक, ठीक है। सातवां है विषय सामग्री के प्रति रुचि। अब किसी भी चीज़ में जो आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो कला सीखते हैं, कुछ भी खेल कुछ भी है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है तो आप उसमें मन नहीं लगेगा, फिर वह लंबे समय तक आप उसको अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो विषय सामग्री, चाहे पढ़ाई लिखाई, काम धंधा कुछ भी है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट जो है आपके अंदर के जो स्मृति है, मेमोरी की जो धारिता है उसको अधिक करता है, बढ़ाता है पावर को, मेमोरी पावर को, ठीक है। तो यह 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है जो मेमोरी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ गए चीज़ों को, मैंने बता दिया।
चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंग्लिश वाले डियर है सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से इंग्लिश लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम साइकोलॉजी के कंप्लीट प्रश्न कर दिए, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी कर दिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का, ठीक है ना। सोशियोलॉजी का एक और अच्छा जो है प्रश्न है आपका। सोशियोलॉजी का अच्छा प्रश्न क्या है, वह है हमारा समाज को, सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर लेकर आए हैं, समाज के ऊपर। समाज और समाज के प्रकार, समाज के क्या काम है, समाज के क्या विशेषता है, इनमें से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन देकर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफाइन द सोसाइटी एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज क्या है, समाज के प्रकार क्या है, बताइए। ओके चलिए, समाज की परिभाषा। अब देखिए, ईबी राइटर, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से सोसाइटी को जो है डिफाइन किया, परिभाषित किया। उनमें से कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नाम हमने दे रखा है, समझ गए। जैसे हो गया ईबी राइटर हो गए, ग्लिडेंस हो गया, मैकाबेयर पेज हो गया और अगस्ट काम्ते हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूँ ठीक है। देख लीजिए, ईबी राइटर ने क्या कहा। ईबी राइटर के अनुसार समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाला आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। समाज, देखिए, समाज एक अपने आप में बड़ी जटिल है, ठीक है, जटिल है। इसमें समाज में जो भी लोग रह रहे होते हैं, जो भी समूह होते हैं, उन सदस्यों के बीच में आपसी रिलेशन को बताता है, बोध कराता है समाज, ठीक है, यही समाज होता है। आगे चलते हैं जैसे गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं का एक संघ है। गिडिंग्स के अनुसार समाज क्या है, एक स्वयं का संघ है, यूनिट है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है, जिसमें एक दूसरे के जो व्यक्ति होते हैं आपस में जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यही समाज होता है, ठीक है। फिर भी नहीं समझे तो ईबी राइटर और जो गिडिंग्स है, इन दोनों के डिफिनीशन को हटाइए। चलिए आसान वाला देखिए, आसान वाला है अगस्ट काम्टे और मैकाबेयर पेज, इन दोनों का देखिए। तो देख लीजिए, मैकाबेयर और पेज के अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। देखिए, ईबी राइटर भी बोले, गिडिंग्स भी बोले, सेम बोले, लेकिन वो थोड़ा उठा पटक कर दिए वर्ड में। लेकिन मैकाबेयर और पेज सीधा एक लाइन में समझा दिए कि भाई मेरे, समाज जो है वह आपसी सदस्यों के बीच संबंधों का एक जाल है, बस सीधा सी बात है। उसी प्रकार अगस्ट काम्टे भी कह दिए कि समाज एक अत्यधिक जटिल संरचना है जो आपसी संबंधों को बोध कराता है। तो मैकाबेयर पेज ने क्या कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी समाज जो है उसके अंदर के संबंधों का एक जाल सा बना हुआ है, इसीलिए यह जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। अगस्ट काम्टे कहा कि समाज एक अत्यधिक जटिल स्ट्रक्चर है, संरचना है, समझ गए, किसका, संबंध का। तो ये दोनों के हिसाब से आप याद रखिएगा, बढ़िया है। ओके चलिए, समाज की प्रकार की बात करेगा। समाज की प्रकार की बात करेगा तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, सोशियोलॉजिस्ट ने विभिन्न आधार पर सामाजिक जो समूह है इसका वर्गीकरण किया, जिनमें से कुछ आधारों पर किए गए प्रकार निम्न हैं। अब जो सोसाइटी है यह अलग अलग समूहों का, सामाजिक जो समूहों है इसका वर्गीकरण अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से किया, बिल्कुल सही बात है। जैसे साइंस में भी देखते हैं तो अलग अलग जो है अपना अपना सब मत दिया है, उसी प्रकार से सोशियोलॉजिस्ट भी जो थे, समाजशास्त्री भी जो थे, इन्होंने अपने अपने हिसाब से समाज को, सामाजिक समूहों का वर्गीकरण कुछ आधार पर किए जो निम्न प्रकार से दिए गए हैं। ओके चलिए, पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के कहने का मतलब है कि ऐसा समाज जो संख्या के आधार पर होगा। संख्या के आधार पर कहने का मतलब है कि उसमें किस समाज में कितना संख्या है वो बताएगा। जैसे स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह। छोटे समूह कहने का मतलब है कि छोटे समूह में अंतरक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं एक दूसरे में वह विश्वसनीय होता है। और छोटे समूह महत्व को स्वीकारते हुए होमन्स ने कहा छोटे समूह ही आरंभ से ही समाज के आधार रहे। मतलब संख्या के आधार पर पूछेगा, सदस्यों के संख्या के आधार पर, तो जो समाज है उनमें एक है स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह, जिसमें बहुत लिमिटेड जो है समूह के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे छोटे समूह कहते हैं। खासकर यह कहाँ पाया जाता है, यह परिवार और गांव, जो हमारा परिवार होता है, जो गांव होता है, यह सब छोटे लेवल पर होता है, इसलिए जो है इसे समाज का एक बहुत ही अच्छा छोटे समूह माना जाता है।
दूसरा है लार्ज ग्रुप, बड़े समूह। और समाज में एक बड़े समूह का मतलब है कि यह जो है इसके अंदर जो क्रिया होती है वह छोटे समूहों की तुलना में कम पाई जाती है। बड़े समूहों में सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है। जैसे कोई राज्य यानी प्रांत की बात कर ले, कोई राष्ट्र की बात कर ले, तो यह सब अपने आप में बड़े लेवल पर हो जाता है। तो इसलिए यह बड़े समूह होगा, तो यह समाज की बात करेगा बड़े समूह का सदस्यों की संख्या के आधार पर। अब मानिए हमारे देश में कुल 140 करोड़ के ऊपर जनसंख्या है, ठीक है। कितना 104 यानी 1 अरब 40 करोड़। अब मानिए 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, यह पूरे राष्ट्र लेवल पर हो गया, तो यह एक बड़े संख्या। लेकिन गांव की बात करेगा कितना होगा, 3-4 हज़ार 5,000 जनसंख्या होता है ये गांव में, तो कहीं ना कहीं ये छोटे समूह हो गया देश की तुलना में। तो यही सदस्यों की संख्या के आधार पर दो होता है, एक बड़े समूह और एक छोटे समूह के समाज, ठीक है। आगे चलिए। दूसरा है अस्थायित्व, स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब अस्थायित्व के आधार पर। अस्थायित्व के आधार पर कहने का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पोररी ग्रुप होते हैं, समझ गए, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अस्थायित्व के आधार पर यही दो होता है, एक स्थिर समूह और एक अस्थिर समूह, ठीक है। जैसे मानिए स्थिर समूह कहने का मतलब है कि आपके परिवार हो गया, आपके नातेदारी यानी रिलेशनशिप हो गया, आपके शिक्षण संस्थान हो गए, ये सब एक आपके परमानेंट ग्रुप है। अब मान गए जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो वह तो लंबे समय तक आप उस कोचिंग में भले साल भर पढ़िए, ठीक है, लेकिन यह जो है डेली बाय डेली तो आपको इसी संस्थान में जाना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आज इस कोचिंग में पढ़े तो दूसरा दिन उस कोचिंग में, फिर तीसरा दिन यहाँ पे पढ़े। तो यह एक आपके ग्रुप जो होता है शिक्षण संस्थान अस्थायी ग्रुप होता है। आपका जो रिलेशन संबंधी होता है वह भी रिश्ते अस्थायी होते हैं। आपके परिवार जो है वह भी अस्थायी होता है। यानी यह एक स्थिर समूह, इनमें जो बच्चे, इनमें जो व्यक्ति होते हैं वह स्थिर समूह के होते हैं। इसीलिए जो है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट ग्रुप के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये अस्थायित्व के आधार पर हो गया, ओके। अब आगे है इस अस्थिर समूह। अब कुछ ऐसे समूह होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे समूह जो कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले और श्रोता वाले। जैसे सेमिनार लगा है तो उसमें श्रोता जाएंगे, ठीक है। सिनेमा हॉल है तो उसमें कुछ घंटों के लिए ही, ठीक है। भीड़ भाड़ वाले मेला वाले जगह है तो मेला 1-2 दिन ही लगता है ना, या 5 दिन लगता है, फिर तो ख़त्म। तो ये भीड़ भाड़ वाले, श्रोता वाले, इन सब चीज़ों जो होता है टेम्पोररी होता है, समझ गए, आज है कल नहीं है, समझ गए। तो यह स्थिर के स्थिति के आधार पर, स्टेबिलिटी के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर, यह भी दो प्रकार के, एक स्थिर और एक अस्थिर, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा है हम की भावना के आधार पर। हम की भावना के आधार पर कहने का मतलब है कि हम की भावना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बी फीलिंग, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे है हम की भावना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बी फीलिंग। बी फीलिंग का मतलब होता है कि इसमें भी जो है आपके हम की भावना के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इन ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब अंतः समूह। अंतः समूह को हम समूह भी कहते हैं। अंतः समूह के सदस्यों में हम की भावना तथा एकता पाई जाती है। एक अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के समान नियमों का पालन करते हैं। अंतः समूह के सदस्यों में अपने समूह को श्रेष्ठ तथा दूसरे समूह को हीन समझने की भावना पाई जाती है। देखिए, हम की भावना जो होता है यह व्यक्तियों को क्या करता है, एकजुटता बनाता है, समझ गए। तो हम की भावना के कहने का मतलब है कि एक होता है इन ग्रुप। इन ग्रुप मतलब अंतः समूह। अब इसमें वैसे लोग होते हैं, इस समूह में वैसे सदस्य होते हैं जिन सदस्यों में एकता पाया जाता है, जो एक दूसरे के ख्याल की बातें करते हैं, जो एक दूसरे को ध्यान में रखते हैं और अपने सदस्य, अपने समूहों को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम करते हैं, अपने सदस्यों को नियमों को पालन करते हैं। और इनमें जो होता है अंतः समूह के जो सदस्य होते हैं वह बाह्य सदस्यों के शत्रु टाइप से मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो अंतः समूह के सदस्य होते हैं वह अपने समूह को श्रेष्ठ और दूसरे समूह को हीन भावना से समझते हैं। मतलब एक ग्रुप है जो अपने ग्रुप, अगर इन ग्रुप होगा तो वह अपने ग्रुप को अच्छा मानेगा, श्रेष्ठ मानेगा। नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है वह अपने घर को बहुत चढ़ा बढ़ा के दिखाएगा, दूसरे को हिनाई करेगा, ठीक है, अपने में एकता दिखाएगा ताकि दूसरे उस पर हावी ना हो, समझ गए ना। तो ये जो है बी फीलिंग में आता है, समझ गए। यह जो है संबंध को बताता है कि आपके समाज में कैसा संबंध है, आपके परिवार में, आपके गांव में, ठीक है ना। तो हम की भावना पर अंतः समूह होता है जिसमें इनमें सदस्यों में जो है हम की भावना पाया जाता है, एकता पाई जाती है, जो अपने सदस्यों के व्यवहार के समान नियम जो भी होता है पालन करते हैं, अपने सदस्यों को श्रेष्ठ दिखाते हैं और दूसरे सदस्यों को हीन समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, ठीक है।
बाह्य समूह का मतलब है कहने का कि इसमें जो होता है बाह्य समूह वे समूह होते हैं, यह उन व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो औपचारिक रूप से संगठित हो या न हो, लेकिन उनके प्रति हम समूह अंतर समूह वाले उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। बाह्य समूह आउट ग्रुप किसी भी अंतर समूह का विरोधी समूह होता है। ठीक है, अब बाह्य समूह जो होता है ये बेचारा अकेला या यूँ कहिए तो न्यूट्रल वाला होता है। ठीक है, न्यूट्रल वाला होता है, लेकिन अंतः समूह वाला फिर भी जो है आउट ग्रुप वाले को, बाह्य समूह वाले को अपना शत्रु समझता है, हीन द्वेष की भावना से देखता है। तो यही जो है इन और आउट वाला में दोनों में यह हो गया आपके बी फीलिंग के आधार पर, हम की भावना के आधार पर। ठीक है, चौथा है कार्यात्मक आधार पर। अब ये जो आपके मतलब ये जो समाज है इसको कार्यात्मक आधार पर, फंक्शनल बेसिस पर बांटा गया। व्यक्तियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के समूह बन जाते हैं। ठीक है, और समूह कहने का मतलब ही होता है कि समाज। व्यक्ति अपनी शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मनोरंजन आवश्यकताओं को पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों के माध्यम से करता है। समाज का एक ऐसा वर्गीकरण है जो कार्यों के आधार पर बांटा गया है। इसमें जो सदस्य होते हैं वह अपने अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने अपने अनुसार जो है चयन करते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट को पढ़ना है तो वह एक शैक्षणिक संस्थान चुनते हैं, अगर किसी को काम करना है तो व्यावसायिक संस्थान, अगर किसी को राजनीतिक में आना है तो राजनीति, किसी को अगर इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है तो ये, किसी को अगर अध्यात्म के बारे में जानकारी लेना है, धार्मिक चीज़ों के बारे में, मनोरंजन के बारे में, तो इन सभी के लिए जो है वह अपना चीज़ें कार्यों के आधार पर जो है अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, कार्यात्मक आधार पर। पांचवा है सामाजिक संबंधों के आधार पर। सामाजिक संबंधों के आधार पर कहने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक समूहों के प्रकार वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक संबंधों की गहनताओं के आधार पर समूहों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा समूह है? एक है प्राथमिक जिसे अनौपचारिक समूह कहते हैं, और द्वितीयक समूह जिसे औपचारिक समूह कहते हैं। उस समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है जिसके सदस्य में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें घनिष्ठता होती है, एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं हमेशा। ठीक है, जो एक दूसरे को ख्याल रखते हैं। और प्राइमरी समूह में लोग कम होते हैं, कम समूह में होते हैं, डायरेक्ट जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यह प्राथमिक समूह अनौपचारिक समूह होता है। ठीक है, बी है द्वितीयक समूह औपचारिक। द्वितीयक समूह का मतलब है कि इसमें जो संबंध में निर्माण होता है इसमें घनिष्ठता नहीं होती है। यह आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक समूह बनता है और जरूरी खत्म होने पर यह समूह भी खत्म हो जाता है। द्वितीयक समूह में एक दूसरे के प्रति उतना ज़्यादा जो है क्लोज नहीं होता है आदमी जितना प्राथमिक ग्रुप में होता है। इसमें संबंध की उतना ज़्यादा मजबूती नहीं देखा जाता है। समझ गए? तो ये जो है आपके हो गए बेसिस ऑफ सामाजिक समूहों के आधार पर। ठीक है, तो समूहों के आधार पर अगर पूछेगा सामाजिक संबंधों के आधार पर तो दो तरीके से, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, यानी अनौपचारिक और औपचारिक दोनों बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सामाजिक वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि समाज क्या है, समाज के कितने प्रकार है। तो अलग अलग आधारों पर मैंने समाज के वर्गीकरण देखा। एक ऐसा समूह सदस्यों की संख्या के आधार पर, छोटे और बड़े समूह। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कार्यात्मक आधार पर, मतलब कार्यों के आधार पर। उसके बाद मैंने देखा कि जो है सदस्यों की संख्या के आधार पर। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा सामाजिक संबंधों के आधार पर देखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग आधार पर मैंने समाज के प्रकार देख लिया। अब यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसी प्रश्न में। ठीक है, आगे चलिए। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में सिंगल 5 नंबर में भी या इसी में ज्वाइंट करके पूछे कि भाई समाज के क्या लक्षण और क्या विशेषता होता है, बताइए, हमें बताइए कि भाई समाज का क्या विशेषता है, अपना क्या लक्षण है। चलिए दिखाते हैं। समाज यानी सोसाइटी का निम्नलिखित लक्षण है, निम्नलिखित आपके जो है क्या है, विशेषता है। जैसे समाज एक अमूर्त है। अमूर्त कहने का मतलब सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। समाज एक अमूर्त अवधारणा है क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह न होकर उसमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। माय डियर, समाज एक अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है क्योंकि यह व्यक्तियों को समूह नहीं मानकर इसके अंदर जो व्यक्ति के एक संबंध बनता है। देखिए, होता तो है समूह, लेकिन समाज में इस समूह को नकारा जाता है। समाज में इसे जो है संबंध को माना जाता है कि एक दूसरे के संबंध ही जो है समाज है। ठीक है, एक दूसरे में जो संबंध बनता है वही सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, तो ये पहला है, समाज एक अमूर्त है, यह इसका विशेषता है या ये कहिए लक्षण है। ठीक है,
अब यहाँ पे है मिलनसार, यानी समाज जो है लोगों की मिलनसार भावना के कारण ही समाज में सामाजिक समूह एवं समाज की स्थापना होती है एवं लोग इसमें रह सकते हैं। अब समाज सोसाइटी मिलनसार होता है, क्यों मिलनसार होता है? क्योंकि इसमें के जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वह एक दूसरे के प्रति जो है मिलनसार की भावना रखते हैं और इसी भावना के कारण जो है आपका समाज का निर्माण होता है, स्थापना होता है। अगर मानिए एक दूसरे से मिल कर नहीं रहते तो सब अलग थलग रहता, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं रहता, फिर एक समाज की, अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज तभी है जब सब मिलजुल कर आपस में संबंध बेहतर बना के रखे, तभी एक समाज आप बढ़िया कह सकते हैं। ठीक है, तो यह मिलनसार की भावना है, या इसका विशेषता कहिए या लक्षण कहिए। आगे है, समाज में पारस्परिक म्यूचुअल अवेयरनेस पाया जाता है, पारस्परिक जागरूकता। समाज में लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जागरूकता होती है, तभी तो देखते हैं कि किसी गांव में एक दूसरे को व्यक्ति सब मिलजुल कर रहते हैं, किसी को परेशानियां होती है तो वह दूसरा आदमी मदद करता है, यानी एक दूसरे के प्रति जागरूकता होती है समाज में। ठीक है, तो यह समाज हो गया। आगे है चौथा है समानता, लाइकनेस। लाइकनेस कहने का मतलब है समानता का सिद्धांत समाज के लिए आवश्यक है। समानता समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे लोग समानता के आधार पर सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं या उससे जुड़ते हैं, तो समाज में समानता होना, लाइकनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के आधार पर समाज भी जो है हमारा बनता है या एक दूसरे से जुड़ता है। पाँचवा है डिफरेंसेज, भिन्नता। समाज में समानता की तरह भिन्नता भी एक अंग है। प्रत्येक समूह को समानता बनाती है और लेकिन भिन्नता उससे बांधती है। जैसे परिवार में भिन्न उम्र, लिंग एवं कार्य के लोग रहते हैं, तो समूह एक परिवार बना दिया, ठीक है, लेकिन भिन्नता क्या किया कि अलग किया। कैसे? उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, कार्य के हिसाब से सबको अलग अलग बना दिया। लेकिन क्या करता है, भिन्नता जो है उसका एक अंग है। समाज में समानता की तरह भिन्नता भी एक अंग है। प्रत्येक समाज समूह को समानता बनाती है, मतलब समानता इकट्ठा करती है कि हाँ यह एक परिवार है, लेकिन उस परिवार में भी अलग उम्र के, अलग लिंग के लोग हैं, यह अलग कौन करता है? भिन्नता। ठीक है, तो यह भी एक समूह समाज का ही गुण है। ठीक है, आगे है सहयोग एवं संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सहयोग के द्वारा समाज में लोगों को एक दूसरे को संबंध का बांधने का कार्य करते हैं एवं संघर्ष द्वारा लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। सहयोग एवं संघर्ष, सहयोग एक दूसरे के बीच में घनिष्ठता लाता है, एक दूसरे से बांधता है और बांधने को कार्य करता है, लेकिन संघर्ष एक दूसरे के बीच खटास लाता है, दूरियां लाती है, अलग करता है। समझ गए? तो यह भी एक समाज में ही होता है। सातवां है परिवर्तनशील, एवर चेंजिंग। समाज जो है आपका, समाज धीरे धीरे परिवर्तित होते रहता है, यह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है। क्योंकि आप देखिएगा कि पहले जो समाज में जो लोग हैं, पहले जो गरीब था वह अमीर हो जाता है। ठीक है, देखिएगा पहले जो आपके समाज में जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, वो आज सब चीज़ कर रहा है। ठीक है, या फिर जो वस्तु जहाँ पे आपके समाज में था, आज वहाँ पे झोपड़ी की जगह पर पक्का मकान हो गया। तो समाज में ये सब परिवर्तन होते रहता है और समाज जो है आपके एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। आठवां है कल्चर, संस्कृति। अब संस्कृति जो है आपके समाज का एक धरोहर होता है। सांस्कृतिक विविधताएं एक समाज को दूसरे समाज से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे देखते होइएगा कि किसी गांव में कोई पर्व होता है तो किसी गांव में नहीं होता है। ठीक है, किसी घर में, किसी परिवार में कोई चीज़ मनाया जाएगा तो दूसरे परिवार में नहीं मनाया जाता है। तो यह एक अलग करता है आपके समाज को, जो है सांस्कृतिक है वो अलग करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो यह विशेषता है, यह मैंने आपको विशेषता कही या लक्षण कहिए समय का, समाज का मैंने बता दिया। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, तो चलिए एक बार हम इसको जो है और रिपीट करते हैं। जैसे समाज है, समाज में समाज का एक गुण है कि यहाँ पे संस्कृति पाया जाता है, यह हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। समाज में सहयोग, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष पाया जाता है। ठीक है, समाज में भिन्नता भी पाया जाता है, समाज में समानता भी पाया जाता है, समाज में जो है पारस्परिक जागरूकता एक दूसरे के प्रति होता है, समाज में जो है फ्रेंडली लोग रहते हैं और समाज जो है एक अमूर्त अवधारणा है। तो यह आपके लक्षण कहिए या विशेषता कहिए समाज का हो गया। और इस प्रकार से सोसाइटी भी आपका जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, PDF डिस्क्रिप्शन में